इस भाग में हम लेंगे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का ये भाग 5वां होगा और इसमें हम लेंगे स्थिर विद्युत आवरण या परिरक्षण। तो स्थिर विद्युत आवरण या परिरक्षण क्या है, इसको समझने से पहले हम क्या लेते हैं, ये धातु लेते हैं और उसके अंदर क्या है, एक गुहिका है अर्थात खाली स्थान है। ये धातु का पूरा कवर है, यहाँ पर क्या है, एक खाली स्थान है। जब इसको हम आवेश देते हैं अर्थात चार्जिंग करते हैं तब ये आवेश क्या होती है, धातु की सतह पर ही फैल जाती है और इसके अंदर क्या होती है, कोई आवेश नहीं होती। अब इसके अंदर कोई आवेश नहीं है तब इस गुहिका के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है, इसको जानने के लिए हम गाउस के प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो गाउस के प्रमेय से चूंकि इस जो गॉसियन पृष्ठ लिए हैं इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 में क्यू बराबर 0 लेंगे। क्यू बराबर 0 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, आवेश केवल बाहर में है। तब निश्चित रूप से फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो गॉसियन पृष्ठ है अर्थात गुहिका को घेरने वाला जो कवर है गॉसियन पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ, तब इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स क्या हो गया, यहाँ पर शून्य हो गया। तो विद्युत फ्लक्स शून्य हो गया मतलब क्या हो गया, इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र ई रहेगा वह शून्य हो जाएगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई भी धातु का खोल या आवरण है तो ये आवरण क्या होती है, अगर इसको हम आवेशित करते हैं, आवेश देते हैं तो ये आवेश केवल उसके बाहरी सतह पर रहती है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं जाता और न ही उसके अंदर क्या होती है, कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है अर्थात विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है। अतः हम इस गुहिका को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित स्थान कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, स्थिर विद्युत आवरण। ये इस तरह से क्या होती है, एक स्थिर विद्युत आवरण है। इसके अंदर का कोई भी अगर व्यक्ति होगा या कोई भी उपकरण होगा वह जो विद्युत के कारण होने वाला जो नुकसान है उससे बचा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होती। अब इस गुहिका का क्या उपयोग है, इसके लिए इसका मुख्यतः दो उपयोग होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं विशेषकर जो सेमीकंडक्टर से बने जो डिवाइस होती हैं वो क्या होती है, विद्युत क्षेत्र के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है। अतः उसको हम धातु के खोल के अंदर रखते हैं। तो धातु के खोल के अंदर रखेंगे तब क्या होगा, उसके अंदर बाहरी विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात इस गुहिका का जो सिद्धांत है उसका उपयोग हम जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसको सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। दूसरा यहाँ पर है कार को बंद करना। यदि कोई कार सड़क पर चल रही है और वहाँ पर क्या है, विद्युत चमकने लगती है अर्थात वहाँ पर क्या होती है, आवेश आसपास वातावरण में आ जाती है। विद्युत का चमकना मतलब क्या होगा, आसपास स्पेस पर आवेश आना। अगर आवेश आ जाती है, अगर उसको हम कार को बंद ना करें, उसके खिड़की वगैरह को बंद नहीं करेंगे तब क्या हो जाएगा, जो आवेश है उसके अंदर चले जाएंगे और जो यात्री है उसको क्या होगा, झटका लगेगा अर्थात विद्युत क्षेत्र का अनुभव होगा। लेकिन अगर कार को हम बंद करके रख दें तब क्या होगा, जो आवेश आएगा वह कहाँ पर रहेगा, कार के चारों ओर फैल जाएंगे लेकिन अंदर कोई भी आवेश नहीं पहुंचेगी और जिसके कारण विद्युत जो क्षेत्र है वो भी क्या होगी, अनुपस्थित रहेगी और कार के अंदर बैठे व्यक्ति क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, लेंगे पैरा विद्युतांक। इसके बारे में वैसे पहले भी पढ़ाया जा चुका है, थोड़ा सा रिविजन करते हैं यहाँ पर। तो पैरा विद्युतांक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, अर्थात ये क्या एक तरह का कुचालक होते हैं किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। अर्थात जैसे ही हम ऐसे पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब क्या होती है, उसमें जो विद्युत का जो क्षेत्र का गुण है वो उस गुण का प्रदर्शन करते हैं अर्थात विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए लेंगे तो क्या होगा, कागज, मोम, लकड़ी, अभ्रक, प्लास्टिक, इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पैरा विद्युतांक कहते हैं। तब यहाँ पर ये जो पैरा विद्युतांक होते हैं ये पदार्थ को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो एक होता है ध्रुवीय पैरा विद्युतांक, जैसे कुछ पदार्थ के जो अणु होते हैं जैसे जल और HCl, तो इसके जो अणु रहते हैं उस अणु में क्या होती है, धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र दोनों एक बिंदु पर नहीं होते बल्कि अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं अर्थात दो ध्रुव बन जाते हैं और ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय पैरा विद्युतांक कहते हैं।
तो इसमें कौन कौन सा होता है, जल है, जल के अणु केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा जल के अणु की संरचना कैसे होती है। उसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसकी संरचना कैसे होती है। दूसरा में आते हैं अध्रुवीय पराविद्युतांक। जो अध्रुवीय पराविद्युतांक जो होता है, अध्रुवीय पराविद्युतांक जो होते हैं, तब इसके जो अणु होते हैं उसमें धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र दोनों क्या होती है, एक ही बिंदु पर होता है। तब ऐसे पराविद्युत पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय पराविद्युतांक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन का अणु को ले सकते हैं, ऑक्सीजन के अणु को ले सकते हैं। ऐसे अणु में क्या होती है, धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र एक ही बिंदु पर होती है। तब इस तरह से जो परावैद्युत माध्यम जो होते हैं वो भी अपने आप में दो प्रकार का है। अब आगे हम देखते हैं कि ये दोनों विद्युत प्रभाव का कैसे प्रदर्शन करते हैं। अब लेते हैं पराविद्युतांक का ध्रुवण। तो पहले लेते हैं ध्रुवीय पराविद्युतांक का ध्रुवण। तो जैसे हमने बताया कि जो ध्रुवीय पराविद्युतांक है उसके जो अणु होते हैं वो पहले से क्या होती है, प्लस और माइनस के रूप में अलग अलग जगह पर रहते हैं, अर्थात समान केंद्र पर नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं रहते, क्योंकि ये सामान्य अवस्था में अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन जैसे ही ऐसे पदार्थों को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या हो जाती है, ये ध्रुवित होने लगती है, संरेखित होने लगती है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर क्या होगा, ये प्लस आ जाएगा और विपरीत दिशा में माइनस। इस तरह से ये संरेखित हो जाती है, जिसके कारण जो पराविद्युत माध्यम है उसका एक सिरा क्या हो जाती है, माइनस हो जाता है और दूसरा सिरा प्लस हो जाती है। और इस कारण क्या हो जाती है, इसका विद्युत क्षेत्र स्वयं का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। लेकिन दूसरे बात अब लेते हैं हम अध्रुवीय पराविद्युतांक का ध्रुवण। तब यहाँ पर अध्रुवीय पराविद्युतांक में जो अणु रहते हैं उस अणु में क्या होती है, धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र दोनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तब ये तो विद्युत रूप से उदासीन रहते हैं, यहाँ पर भी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं रहती। लेकिन जैसे ही इसको भी हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब ये क्या हो जाती है, ध्रुवित होने लगती है, पोलराइजेशन होने लगता है। अर्थात इसके जो अणु है वो ध्रुवित हो जाती है, अर्थात प्लस अलग स्थान पर आ जाएगा, माइनस अलग स्थान पर आ जाती है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती है। और जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होती है तब ऐसे माध्यम में भी क्या होती है, एक सिरा माइनस आवेश हो जाता है और दूसरा सिरा प्लस आवेश हो जाता है। इस तरह से ये भी क्या होती है, अपने आप में एक विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। और इस कारण क्या हो जाती है, पहला विद्युत माध्यम क्या होती है, वह जो विद्युत क्षेत्र है उसके मान में कमी ला देती है। कैसे कमी लाती है इसको अगले देखेंगे। अब लेते हैं पहला विद्युत माध्यम के ध्रुवण से विद्युत क्षेत्र का घटना। अर्थात पहला विद्युत माध्यम के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वह बाह्य क्षेत्र से कम होती है। कैसे कम होती है, इसके लिए डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। मान लो ये पहला विद्युत माध्यम है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, दो प्लेट ए और बी, इसके माध्यम से क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है, ये 0 है। अब जैसे हम ये बाह्य क्षेत्र लगाते हैं तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे हमने बताया था कि पहला विद्युत माध्यम में क्या होती है, ये क्या हो जाता है, पोलराइजेशन होती है, ध्रुवित होती है, जिसके कारण क्या होती है, इसके एक और माइनस चार्ज आ जाएगी और दूसरी ओर क्या हो जाएगी, प्लस चार्ज हो जाएगी। और इसके कारण इस माध्यम के अंदर, अर्थात पहला विद्युत माध्यम के अंदर क्या होती है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ईपी। और ईपी की दिशा क्या हो जाती है, वाय क्षेत्र E0 के विपरीत होती है। अतः इसके अंतर्गत क्या होती है, नेट विद्युत क्षेत्र ई क्या हो जाएगा, वाय विद्युत क्षेत्र ई और ईपी के अंतर के बराबर होगी। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला विद्युत माध्यम के अंदर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। इसको लिखेंगे कैसे, तब यदि वाय क्षेत्र E0 व पहला विद्युतांक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ईपी है तथा इसकी दिशा E0 के विपरीत होगा। अतः पहला विद्युतांक के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E0 माइनस ईपी होगी। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि पहला विद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। पहला विद्युत माध्यम से संबंधित कुछ सूत्र है और परिभाषित शब्दों वाले इसको लेते हैं। तो पहला आता है परावैद्युतांक, इसको हम बार बार उपयोग करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं इसको।
तब यहाँ पर परावर्तन की सरल से परिभाषा यहाँ पर दिया गया है। वायु या निर्वात में जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, E0 कहेंगे, और माध्यम पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को अगर हम E से दर्शाएं तब इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो इसको ध्यान से याद रखना। E0 अर्थात क्या है, कोई भी वायु विद्युत क्षेत्र है जो लगाया गया है, अर्थात वायु का निर्वात में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और माध्यम में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अतः के बराबर क्या होगा, E0/E हो जाएगा। क्योंकि आप पहले भी जान चुके हो, जो माध्यम पर जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो क्या होती है, वायु का निर्वात में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र से कम होती है, अर्थात E छोटा रहेगा E0 से। तो निश्चित और निश्चित रूप से K का मान 1 से बड़ा होता है। अतः किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वह 1 से अधिक होता है। इसके बाद दूसरा आ जाता है ध्रुवण सदिश और वैद्युत प्रवृत्ति। तो ध्रुवण सदिश क्या है, इसके लिए हम ले सकते हैं, जब किसी परावैद्युत माध्यम को हम किसी विद्युत क्षेत्र में करते हैं तब उसका जितने भी अणु है सब क्या हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण बन जाती है। और द्विध्रुव आघूर्ण बन जाती है तो उन द्विध्रुव आघूर्ण का नेट वेक्टर मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवण सदिश कहते हैं। अब आगे वैद्युत प्रवृत्ति के लिए हम देखते हैं, तब जो ध्रुवण सदिश जो होता है वह क्या होती है, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या लेंगे, ध्रुवण सदिश क्या हो जाती है, जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उसका अनुक्रमानुपाती होती है। और इसको यदि बराबर में बदलें तब क्या हो जाएगा, जो ध्रुवण सदिश P बराबर क्या होगा, एक नियतांक आ जाती है, अनुपातिक नियतांक, जिसको काई कहा जाता है, काई इंटू वेक्टर E। अगर परिमाण में ले तब P इक्वल टू क्या होगा, काई E। तब हमें काई इक्वल टू अर्थात मिलेगा P/E। और इसी काई को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। तब यहाँ से वैद्युत प्रवृत्ति की परिभाषा बन जाती है, ध्रुवण सदिश का परिमाण और उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुपात को हम उस माध्यम की वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। अब आगे जो वैद्युत प्रवृत्ति होती है या ध्रुवण सदिश होती है वह किसके बराबर होती है, इसके लिए थोड़ा सा व्यंजक में आगे बढ़ते हैं। यदि जो आवेश घनत्व है सिग्मा P है, अर्थात परावैद्युत माध्यम पर आवेश घनत्व सिग्मा P है, तब यहाँ पर जो आवेश आएगा, टोटल आवेश क्या हो जाएगा, ये सिग्मा P इक्वल टू QP इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा P इंटू A, जहाँ A क्या है, जो परावैद्युत माध्यम है उसके सतह का क्षेत्रफल है। याद रखना, ये सतह का क्षेत्रफल है। अतः परावैद्युत का जो ध्रुवण आघूर्ण होगा वह क्या होगा, QP इंटू D होती है, दोनों और जो प्लेट है या दोनों सतह है उसके बीच की दूरी होगी, और QP का मान को रख देंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा P dA। और चूंकि dA क्या हो जाएगा, परावैद्युत माध्यम का आयतन हो जाएगा, इसलिए हमें क्या मिल गया, सिग्मा P इंटू B। अब यहाँ पर हम लेते हैं P इक्वल टू, तो P इक्वल टू क्या होगा, एकांक आयतन पर उत्पन्न क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, B से भाग दे देंगे द्विध्रुव आघूर्ण को आयतन निकालने के लिए, इसीलिए P इक्वल टू सिग्मा P आ जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष हो जाती है, ध्रुवण सदिश का जो परिमाण होती है वह ध्रुवित आवेशों के पृष्ठ घनत्व के बराबर होती है। अब अगला हम लेते हैं तीसरा पॉइंट होता है कि अर्थात क्या होती है, ये परावैद्युतांक व काई में संबंध। तो इसमें लेते हैं दोनों में संबंध के लिए, तो हमारे पास पता है यहाँ पर जो परावैद्युत माध्यम में उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र E है वह लगाया गया विद्युत क्षेत्र E0 और परावैद्युत माध्यम के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र EP के अंदर के बराबर होती है, इसीलिए E इक्वल टू E0 माइनस EP। समीकरण 1 हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं EP इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा P/ε0, और सिग्मा P का मान निकाल चुकी हैं, ये क्या होती है, P अर्थात ध्रुवण सदिश के बराबर होती है, तो P/ε0 ले लेते हैं।
तब इस मान को हम क्या रखते हैं, ईपी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तब मिल जाएगा हमें E इक्वल टू E0 माइनस P अपान एप्सिलॉन 0। परंतु हम जानते हैं P अर्थात ध्रुवण सदिश P इक्वल टू क्या होता है, पाई E होता है। तब इसके मान को हम P की जगह रख देते हैं तब क्या होता है, E इक्वल टू E0 माइनस P की जगह रख दिए पाई E अपान एप्सिलॉन 0। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों में E का भाग दे देते हैं, तब इसका भाग देंगे तब 1 आ जाएगा। तो एक बराबर क्या होगा, E0 बटा E फिर माइनस E कट गया तो क्या होगा, पाई अपान एप्सिलॉन 0। परंतु हम जानते हैं परावैद्युतांक की परिभाषा दी है, क्या दिए हैं, वायु या निर्वात में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे माध्यम में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक के हो जाएगा। तब इस तरह से हमारा सूत्र बन जाता है वो 1 बराबर के माइनस काई अपान एप्सिलॉन 0, जिससे मिलेगा काई अपान एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होता है, के माइनस 1। तीसरा से काई इक्वल टू मिल जाता है एप्सिलॉन 0 के माइनस 1। और यही संबंध है, क्या है, विद्युत प्रवृत्ति का रहती है, याद रखना। और के क्या है, परावैद्युतांक। अब इसके बाद एक पॉइंट और बच जाता है इसमें, परावैद्युत माध्यम से संबंधित सूत्र से, तो यह परावैद्युत सामर्थ्य। तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, कोई भी जो परावैद्युत माध्यम है उस पर हम इतना आवेश अगर आ जाती है जिससे क्या हो जाती है, उसका जो परावैद्युतांक क्षमता है वो टूट जाती है, सामर्थ्य वो टूट जाती है। अर्थात जो आवेश का उत्सर्जन स्पेस अर्थात दूसरे बाहर होने लगता है, तब उस सामर्थ्य को हम क्या करते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। और वायु का परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, 3×10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। अर्थात अगर जो माध्यम को वायु लेंगे और वायु में अगर क्या हो जाएगा, 3×10⁶ वोल्ट प्रति मीटर से ज्यादा का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगी, तब क्या होती है, वायु में विद्युत का विसर्जन होने लगती है। अर्थात वो क्या होती है, कुचालक में आकर चालकता में आ जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।